आज मैं महालक्ष्मी केस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था कि महालक्ष्मी को मारने के बाद उसकी बॉडी के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि हत्यारे ने 59 टुकड़े किए थे और उन टुकड़ों को फ्रिज में इस तरह से सजा कर रखा था, जैसे कि उसके घर में कुछ हुआ ही नहीं हो। और उस क्रिमिनल ने अपना क्राइम छुपाने के लिए उसके पूरे घर को साफ कर दिया था, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। इस बात का खुलासा महालक्ष्मी की मौत के 19 से 20 दिन बाद होता है, जब महालक्ष्मी के पड़ोसियों को कहीं से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। तो वो लोग सभी महालक्ष्मी के घर के पास पहुंच जाते हैं और ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन उससे पहले महालक्ष्मी कौन थी, कहाँ से थी, क्या करती थी और उसके साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और वो कौन था और उस क्रिमिनल को उसकी सज़ा किस प्रकार मिली। आज मैं इन सभी क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट। आई एम मिस्टर विवेक भारद्वाज। वेलकम टू यू इन दिस क्राइम जोन। 21 सितंबर 2024 को दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच बेंगलुरु की एक जगह है ब्यालिकावा। वहाँ से एक ऐसी खबर पूरे भारत में फैल जाती है जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल क्या था कि वहाँ पर उस कॉलोनी में जो लोग रह रहे थे उन लोगों को एक बहुत बुरी दुर्गंध आती है। लेकिन वो दुर्गंध उन्हें 2-3 दिनों से आ रही थी। लेकिन जब उस दुर्गंध को वो लोग इग्नोर करते रहते हैं 2-3 दिनों तक, लेकिन उन्हें जब वो महसूस करते हैं कि कई दिनों से तो कम थी बदबू, लेकिन धीरे-धीरे वो स्मेल इतनी बढ़ती जा रही थी कि उन लोगों को वहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा था। फिर वो लोग उस स्मेल का पीछा करते-करते महालक्ष्मी के घर तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये स्मेल इसी घर से आ रही है और उस घर का ताला लगा हुआ था। फिर वो लोग इस बात को नोटिस करते हैं कि ये लड़की जो महालक्ष्मी थी इस घर में रह रही थी, हमने इसे 15 से 20 दिनों से नहीं देखा है। तभी उनका दिमाग सटक जाता है और वो तुरंत उस घर के मालिक को फ़ोन करते हैं। अब घर के मालिक को फ़ोन करते हैं, मालिक तुरंत वहाँ पर आता है भागा-भागा। उसके बाद जब वो ये सब देखता है कि स्मेल आ रही है उसी के घर से, फिर वो जो महालक्ष्मी थी उसकी माँ को फ़ोन करता है और बताता है कि आपकी जो लड़की है महालक्ष्मी, उसके घर से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है और घर पे ताला लगा हुआ है और अगर मैं उसे कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसे कॉल भी नहीं लग रही है, उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। अब जैसे ही महालक्ष्मी की माँ ये बात सुनती है कि महालक्ष्मी के घर से बदबू आ रही है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और उसके घर पे ताला लगा हुआ है, तो ये सुनकर माँ घबरा जाती है। क्योंकि माँ भी है ना, उसके पास महालक्ष्मी के पास कॉल लगा रही थी लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। क्योंकि महालक्ष्मी की माँ की बात भी लगभग 20 से 25 दिन से नहीं हुई थी। तो और इधर ये बात सुनने को मिलती है कि ऐसे-ऐसे उसके घर से स्मेल आ रही है, तो उसके दिमाग में तुरंत नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि महालक्ष्मी के परिवार वालों ने इस बात को नोटिस क्यों नहीं किया? क्योंकि 19 से 20 दिन का टाइम काफ़ी होता है। अगर किसी की लड़की से बात नहीं हो तो वो लोग तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? बात दरअसल ये थी कि जो उसका रिलेशन था महालक्ष्मी का, वो अपने परिवार वालों के साथ, मतलब अपने जो उसके मैके वाले थे उनके साथ और अपने हस्बैंड के साथ सही नहीं चल रहा था। वो एक जगह पर अकेली रहकर अपना जो है जीवन यापन कर रही थी। उसने अलग रूम ले रखा था। अब ये सारी कहानी तो आप जानते होंगे, लेकिन मेन जो केस है हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो उसके बाद क्या होता है, महालक्ष्मी की माँ इतना सुनते ही तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। अब महालक्ष्मी की माँ के पास एक चाबी थी जो कि महालक्ष्मी ने दे रखी थी। अब जैसे ही माँ से चाबी लेकर उस घर का गेट खोला जाता है तो एक बदबू का भरा भभका घर से बाहर आता है, जिसे महसूस करने के बाद सभी लोग बाहर निकल आते हैं और उनमें से 2-3 लोगों को उल्टियाँ हो जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जब थोड़ा टाइम बीत जाता है 2 से 4 मिनट बाद, फिर वो लोग एक-एक करके अंदर जाते हैं। उनमें उसकी माँ भी शामिल थी। अब जैसे ही वो लोग उसके घर में घुसते हैं तो स्मेल इतनी बुरी आ रही थी कि जिसे महसूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा था। वहाँ पर 1 मिनट खड़ा होना भी, 1 सेकंड भी खड़ा होना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, जैसा कि उन लोगों ने वहाँ पर बताया था रिपोर्ट के अनुसार। अब क्या होता है कि जैसे ही वो लोग उसके रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर ये सब कांड हुआ था, तो एक फ्रिज सामने खड़ा हुआ था और उस फ्रिज के नीचे ब्लड के जो है निशान बने हुए थे, धार बनी हुई थी दूर से और वो ब्लड सूख चुका था और वो फ्रिज हल्का-सा खुला हुआ था। जैसे ही उन लोगों ने उस फ्रिज को खोला तो उनकी आँखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि उस फ्रिज में ऊपर वाले हिस्से में, मतलब महालक्ष्मी के पैर रखे हुए हैं, बीच वाले जो हिस्सा होता है फ्रिज का उसमें और बॉडी ऑर्गन्स रखे हुए थे और नीचे महालक्ष्मी का सर रखा हुआ था। अब ये देखने के बाद वो लोग चीखते हुए उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। आप यहाँ पर ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं।
हमारे यहाँ के पूरे शहर पर की होती है। अभी आपने देखा कि माँ किस तरह से वहाँ से चीखती हुई भाग जाती है। अब ये सब देखने के बाद जो वहाँ का लैंडलॉर्ड था, उसने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया। पुलिस 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाती है। अब पुलिस जैसे ही उस घर में पहुँचती है और ये सब देखती है तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसी वक़्त पुलिस को एक मोबाइल मिलता है बेड पर पड़ा हुआ, जो कि महालक्ष्मी का था। अब वो मोबाइल उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है और उधर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उसके जो बॉडी ऑर्गन्स थे उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुलिस के बस की बात नहीं थी उन्हें वहाँ से कलेक्ट करना। और 2 जो कहते हैं ना, जो वहाँ पर जो जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, वहाँ से 2 आदमी बुलाए जाते हैं, जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं, वही उसके जो ऑर्गन्स थे उन्हें इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद एक कपड़े में बाँध कर जब वो लोग बाहर लाते हैं तो वो सीन, वो पल एक बार आप ज़रा महसूस करके देखो कि पूरा इंसान उस छोटी-सी पोटली में बंद कर जा रहा है। इस तरह से ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर वहाँ पर चल रही थी और उसकी बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उधर बेंगलुरु पुलिस अपना जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो शुरू कर देती है। सबसे पहले महालक्ष्मी की माँ से पूछताछ की जाती है कि माँ जी, आपको किसी पर शक है? उसके बाद पुलिस जो महालक्ष्मी के पड़ोसी थे उनसे पूछताछ करती है। लेकिन माँ ने सबसे पहले जो उसका हस्बैंड था महालक्ष्मी का, उसका नाम लिया था, क्योंकि महालक्ष्मी का रिलेशन 2023 में ही उसके हस्बैंड से पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फिर जो उसका हस्बैंड था उसी पर डायरेक्ट शक जाता है। और भी 2 लोग थे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब सबसे पहले उसके हस्बैंड को, हेमंत दास को, पुलिस अरेस्ट करती है और उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है। फिर जब उसके जो कॉल डिटेल्स है उसकी, हेमंत दास की, जब निकाली जाती है और जब चेक किया जाता है, जो उसका फ़ोन है महालक्ष्मी का, उससे उससे सब मैच किया जाता है, तो उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जिससे कि पुलिस को उसके बारे में कुछ ऐसा पता लगे कि हेमंत दास ने ही ये कांड किया है। फिर पुलिस हेमंत से पूछती है कि तुम्हें किसी पर शक है क्या? और तुम्हारा ये रिलेशन कैसे ख़राब हुआ? ये सारी चीज़ें जब पुलिस से जानने की कोशिश करती है तो हेमंत बताता है कि हम दोनों के बीच जो मतलब दूरियाँ आई थी, वो एक लड़का था जिसका नाम था अशरफ, और एक का और नाम बताया था उसने, हेमंत ने। लेकिन अशरफ जो था उसे सबसे पहले बताया था कि ये लड़का जो है हमारे रिलेशन ख़राब होने के पीछे की मेन वजह है। जब ये बात पुलिस को पता पड़ती है तो और बताता है वो हेमंत कि ये लड़का अक्सर महालक्ष्मी को उसके घर से ड्रॉप करता था और उसे पिक भी करता था और उसे अपनी स्कूटरी पर बैठकर घुमाया करता था। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस के सामने आती हैं तो पुलिस फिर हेमंत को छोड़कर उस अशरफ को पकड़ लेती है। जब अशरफ से पूछताछ की जाती है और उसकी जब कॉल डिटेल्स को चेक किया जाता है तो कुछ भी ऐसा वहाँ पर नहीं मिलता है जो कि इस ओर इशारा कर रहा था कि इसी ने महालक्ष्मी की हत्या की है। और फिर जो महालक्ष्मी का फ़ोन मिला था उसकी भी जो कॉल डिटेल्स थी 2 से 3 सितंबर तक की, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि कुछ ऐसा मिले उसमें कि ये जो कत्ल है अशरफ ने किया था। और जो दूसरा आदमी बताया था वो तो इस केस में बिल्कुल भी किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं था। उसका तो रिलेशन किसी भी तरह से कई महीनों से महालक्ष्मी के साथ नहीं था। इस वजह से उसका नाम ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। और अशरफ की बात तो उसके मरने से 25-30 दिन पहले से हुई थी, तो इस तरह से अशरफ का नाम ज़्यादा हाईलाइट हो गया। लेकिन वो इस केस में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं था। इसके बाद फिर बेंगलुरु पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से शुरू कर देती है। अब जो फ़ोन पुलिस को महालक्ष्मी का मिला था, उस फ़ोन का सीटीआर निकलवाया जाता है, तो पता चलता है कि महालक्ष्मी का फ़ोन 2 सितंबर की रात 12 बजे के बाद, मतलब 3 सितंबर लग गया था। उस वक़्त उसका फ़ोन 12 से 1 बजे के बीच ऑफ हो गया था। अब महालक्ष्मी ने उन 2 दिनों, मतलब 1 सितंबर और 2 सितंबर, किस-किस से बात की थी, इसका सीटीआर जब पुलिस ने निकलवाया, तो पता चलता है कि वहाँ पर कुछ लोगों से महालक्ष्मी ने बात की थी। अब उन लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें अरेस्ट करने के बाद उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। अब पुलिस का शक एक आदमी पर जाता है जो कि उस फ़ोन पर लास्ट कॉल आई थी। उसका नाम भी पुलिस को पता लग जाता है, लेकिन पुलिस इस चीज़ को हाईलाइट ज़्यादा नहीं करती है, इसे हाइड कर लेती है कि कहीं वो क्रिमिनल भाग ना जाए। अब उसके नाम से पता लगता है कि ये आदमी महालक्ष्मी के साथ जॉब करता था, जहाँ पर महालक्ष्मी जिस मॉल में महालक्ष्मी जॉब करती थी। अब वहाँ पर एक पुलिस की टीम पहुँचती है, वहाँ पर पूछताछ जारी की जाती है। तो स्टाफ के लोगों से पता चलता है कि महालक्ष्मी का जो अफ़ेयर था उस लड़के के साथ चल रहा था। फिर जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो पुलिस को शक हो जाता है पूरी तरह से कि इसी लड़के ने महालक्ष्मी को मारा होगा। फिर जो ओनर हैं उनसे बात की जाती है तो ओनर बताते हैं कि इन दोनों ने बिना कुछ बताए
20-22 दिनों से हमारे पास ना तो कोई कॉन्टैक्ट किया है और ना ही बताया था कि हम जॉब छोड़कर जा रहे हैं। बिना बताए इन्होंने छुट्टी कर ली है और ये लास्ट दिन 1 सितंबर को जॉब पर ड्यूटी पर आए थे, उसके बाद ये नहीं आए हैं और ना ही इनका कोई फ़ोन लग रहा है, ना ही इनका कोई फ़ोन आया और ना ही किसी से इनकी जो स्टाफ में लोग थे, उनसे बात हुई है। फिर पुलिस की जो शक की घड़ी है वो बढ़ जाती है। पुलिस के हाथ 2 चीज़ें लग चुकी थी। एक तो उसके फ़ोन पर लास्ट कॉल उसी आदमी का था और दूसरा वो वहाँ से गायब था। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर पुलिस के हाथ में वो नंबर था ही उस आदमी का। उसका नाम वहाँ से पता लगता है तो उसका नाम था मुक्ति रंजन रॉय, जो कि उड़ीसा का रहने वाला था। अब जब पुलिस को ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो पुलिस उसे खोजना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले उसके जो फ़ोन था उसका, मुक्ति रंजन रॉय का, उसकी लोकेशन चेक की जाती है, ट्रेस की जाती है कि 2 तारीख को वो कहाँ पर था। जब मुक्ति के फ़ोन की जो लोकेशन है वो चेक की जाती है तो पता लगता है कि उसकी लोकेशन 2 सितंबर को महालक्ष्मी के घर के पास ही दिखा रही थी और उसी वक़्त महालक्ष्मी भी वहीं पर थी। दोनों की लोकेशन सेम जगह पर दिखा रही थी। अब पुलिस की शक की सुई धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। अब धीरे-धीरे क्या होता है कि जब उन्हें लगता है कि ये यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक था, ये सारी चीज़ें पता लग जाती है। जब पुलिस को ये 3-4 ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जो सीधा शक मुक्ति की ओर जा रहा था कि हत्या इसी ने की होगी, फिर पुलिस उसे खोजना शुरू कर देती है। ये कहाँ रहता है और ये कहाँ है? लेकिन ये सारा काम जो है चुपचाप चल रहा था कि अगर उसे पता लग जाता तो शायद वो भाग जाता। अब पुलिस उस जहाँ पर ये मुक्ति रहता था वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन मुक्ति तो वहाँ पर था नहीं। उसका भाई वहाँ पर था, उसके भाई को वहाँ से पुलिस उठाती है और लाकर उससे पूछताछ की जाती है। पहली बार तो वो उसका भाई मना करता है कि मुझे कुछ नहीं पता कहाँ है, कैसे क्या है। लेकिन पुलिस से जब सख्ती के साथ उससे पेश आती है, तो वो कुछ ऐसे खुलासे करता है जिसे सुनने के बाद पुलिस पूरी तरह से कन्फर्म हो जाती है कि हाँ, मुक्ति ही इस हत्याकांड के पीछे है। अब जब उससे पूछताछ हो रही थी तो उसके भाई ने बताया था कि मेरे भाई का 3 सितंबर की रात को मेरे पास फ़ोन आता है और मुझसे बोल रहा था कि भाई यहाँ से रूम चेंज कर दो और कहीं और रह लेना जाके, और ऐसे-ऐसे मैं तो अपने घर जा रहा हूँ गाँव। क्योंकि ये जो मुक्ति था ये उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भद्रक, वहाँ पर एक गाँव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था और उससे इस तरह से बोलकर बातें करता है कि ऐसे-ऐसे मतलब यहाँ से तुम रूम चेंज कर दो। और इसी बात पर उसका भाई पूछता है कि आखिर भाई अचानक से इस तरह से आप क्यों बोल रहे हो? आखिर बात क्या है? मुझे बताओ। आप ये रूम चेंज करने के लिए क्यों बोल रहे हो? हम अभी तो कुछ दिनों पहले यहाँ पर आए हैं। अब उसका भाई बोलता है कि ये सब मैं तुझे अभी फ़ोन पर नहीं बता सकता, अभी आ रहा हूँ, वहीं आके बताऊँगा। अब जैसे ही उसका भाई मतलब मुक्ति उसके अपने भाई के पास पहुँचता है तो उसे वहाँ जाकर बताता है कि ऐसे-ऐसे मुझसे एक लड़की का मर्डर हो गया है। तो उसके भाई ने पूछा किसका? तो उसने बताया कि महालक्ष्मी का मेरे हाथों मर्डर हो गया है और ऐसे-ऐसे मैं यहाँ से बेंगलुरु छोड़कर जा रहा हूँ। अब मुक्ति का भाई ये सारी बात सुनकर घबरा जाता है और वो वहाँ से रूम चेंज कर देता है। फिर पुलिस को इस तरह से ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं और इधर है पुलिस की एक टीम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही थी कि आखिर मुक्ति कहाँ पर है। तो जैसा कि उसके भाई ने बताया था कि वो अपने गाँव गया है उड़ीसा, उसी वक़्त करीब 22 से 23 सितंबर के आसपास उसकी लोकेशन भुवनेश्वर दिखा रही थी। फिर बेंगलुरु पुलिस की 3 टीमें उड़ीसा के लिए रवाना हो जाती हैं। जो बेंगलुरु पुलिस है वो भुवनेश्वर पुलिस से कॉन्टैक्ट करती है, वहाँ पर उड़ीसा की जो पुलिस है वहाँ से कॉन्टैक्ट करती है। कॉन्टैक्ट करने के बाद बताती है कि ऐसे-ऐसे हमें इस नाम का बंदा है और इस गाँव का रहने वाला है और इस डिस्ट्रिक्ट का है, हमें ये चाहिए और आप इसे अरेस्ट करके हमें जल्द से जल्द दे दीजिए। इस तरह से ये पुलिस की 4-4 टीमें मुक्ति के पीछे लगी हुई थी। अब ये सारी चीज़ें जब हाइलाइट होती हैं, जब मीडिया के थ्रू ये सारा केस सामने आता है, पूरे देश को पता लगता है, तो मुक्ति तक ये बात पहुँच जाती है कि पुलिस को पता पड़ गया है और पुलिस उस क्रिमिनल को यानी कि मुझे ढूँढने में लगी हुई है। और वो ये सारी चीज़ देख कर डर जाता है। डरने के बाद क्या करता है, वो अपने फ़ोन से तुरंत उसी वक़्त सिम निकाल कर, तोड़कर फेंक देता है उसी वक़्त। लेकिन वो एक चूक यहीं पर कर देता है कि वो नई सिम लेकर उसी फ़ोन में सिम डाल लेता है। इस बात का उसे शायद एहसास नहीं था या उसे जानकारी नहीं होगी कि अगर हम फ़ोन की सिम चेंज कर देंगे, तब भी उस फ़ोन का जो आईपी एड्रेस है, वो कभी चेंज नहीं होता है और उसके थ्रू हम लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। अब वो सिम चेंज करने के बाद उसी वक़्त डर की वजह से कोलकाता के लिए निकल जाता है। अब वो जगह-जगह पर इस तरह से भटक रहा था और पुलिस की टीम उसके पीछे लगी हुई थी। जब पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी तो पुलिस को पता लगता है कि उस फ़ोन में अब वो सिम नहीं है, कोई और सिम उस फ़ोन में पड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस उस फ़ोन के आईपी एड्रेस के थ्रू उसकी लोकेशन को ट्रेस करती रहती है। अब ये बात थी 22 से 23 सितंबर की, जब वो मतलब वहाँ पर उड़ीसा में था, उड़ीसा से कोलकाता के लिए तुरंत ये सुनने के बाद, ये महसूस करने के बाद जब उसे लगता है कि पुलिस मेरे पीछे है, कोलकाता के लिए निकल जाता है।
अब जब वो इस तरह से जगह-जगह भटक रहा था और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, पुलिस की 4-4 टीमें। लेकिन उसका मन है ना कहीं पर भी नहीं लगा और वो घबराया हुआ था। फिर वो उसी वक़्त 24 सितंबर की रात को अपने घर यानी कि उड़ीसा को निकल जाता है। इस तरह से वो रात को करीब 9 से 10 बजे अंधेरे में, ताकि उसे कोई देखे ना, रात को वो अपने घर पहुँच जाता है और खाना-वाना खाने के बाद सबके साथ आराम से सो जाता है। अब पूरी रात बीत जाती है। उसके बाद सुबह को करीब 3 से 4 बजे के आस-पास वो उठता है। उठने के बाद अपना लैपटॉप, मोबाइल और कुछ डायरी थी उसके पास, अपना बैग उठाकर और अपने पिताजी के नाम रजिस्टर्ड जो स्कूटरी थी उसे उठाकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो अपने घर से निकलने के बाद 2-3 किलोमीटर तक स्कूटरी चलाता है। चलाने के बाद उसी रास्ते पर एक कब्रिस्तान पड़ता है। वहाँ जाकर अपनी स्कूटरी को खड़ी कर देता है। खड़ी करने के बाद एक वहीं पर पेड़ था और पेड़ पर जाकर फांसी लगा लेता है। उसके बाद जब धीरे-धीरे सुबह होती है, तो सुबह के 7 बजे के आस-पास लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं जंगल में। तो वो देखते हैं कि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है और वो पेड़ पर लटका हुआ है। तो इसे देखने के बाद उन्हीं में से एक आदमी पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस तुरंत वहाँ पर 15 से 20 मिनट में कब्रिस्तान पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उसकी डेड बॉडी को ऊपर से उतारा जाता है। उतारने के बाद नीचे जब लेकर आते हैं, फिर उसे रखा जाता है। रखने के बाद उस वक़्त तक पुलिस को ये नहीं पता था कि ये आदमी कौन है, कहाँ से है, इसने सुसाइड क्यों किया। उसके बाद फिर पुलिस उसके बैग को चेक करती है, तो उसमें एक मोबाइल, लैपटॉप और एक डायरी मिलती है। अब पुलिस जब उसकी डायरी को खोलती है, तो उसमें एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था। फिर पुलिस उस सुसाइड नोट को पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ था कि मैं मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता था। मेरे हाथों गलती से उसकी हत्या हो गई है और इसी वजह से मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। सुसाइड नोट में मुक्ति ने महालक्ष्मी को मारने का रीज़न भी बताया था। उसने कहा था कि मैं इससे बहुत प्यार करता था, मैंने इस पर लाखों रुपए लुटाए, इसकी सारी इच्छाएँ पूरी करता था, ये हमेशा मेरे साथ खुश रहती थी, लेकिन धीरे-धीरे इसके दिल में मेरे प्रति नफ़रत पैदा हो गई और ये मुझसे नफ़रत करने लगी और इसका अफ़ेयर कुछ और लड़कों के साथ चलने लगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं मानी और उल्टा ही मुझसे झगड़ती थी। फिर इसने बताया था कि 2 सितंबर की रात को हम दोनों इसके घर पर थे और वहाँ पर हम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इसी बीच इसने मुझ पर हमला किया। फिर मैंने गुस्से में आकर इसका गला पकड़ लिया और इसका गला मैंने जब तक नहीं छोड़ा तब तक ये मर नहीं गई। जब ये मर जाती है फिर मैं डर गया इसे देखकर। फिर मैंने इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्लान किया कि कहीं न कहीं से यहाँ से कैसे करके यहाँ से निकालना है, क्योंकि वो कॉलोनी जहाँ पर इसकी हत्या हुई थी बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती थी वहाँ पर। फिर ये एक ट्रॉली बैग लेकर आता है। उस ट्रॉली बैग में इसकी लाश को मतलब टुकड़ों में काट कर भर कर ले जाकर बाहर कहीं फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन वो अपनी इस सोच में नाकाम रहा कि मैं इसे बाहर ले जाकर कहीं फेंक दूँगा, क्योंकि उस छोटे से ट्रॉली बैग में उसकी डेड बॉडी आती नहीं। फिर उसने टुकड़ों में काट कर उसकी डेड बॉडी को फ्रिज में रख दिया और वो वहाँ से रात में ही तुरंत वहाँ से फरार हो गया। ये सारी चीज़ें उसमें नोट, जो सुसाइड नोट था उसमें लिखी हुई थी। पुलिस ने ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर बेंगलुरु पुलिस को ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसे-ऐसे जिसकी आपको तलाश थी वो हमें मिल गया है, लेकिन वो मर गया है, उसने सुसाइड कर लिया है। और उसके बैग से एक डायरी मिली है जिसमें एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था, उसमें ये सारी चीज़ें उसने अपनी ज़ुबान से बयाँ की हैं। तो जब बेंगलुरु पुलिस को पता लगता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ सवाल थे जिन्हें वो जानना चाह रहे थे। आखिर उसने क्यों मारा, कैसे क्या? क्योंकि अगर वो अपने मुँह से बताता तो कुछ बात अलग ही थी। और उन्हें ये भी शक था कि उस केस में ये अकेला शामिल था या और भी थे, क्योंकि जिस रात इसकी हत्या हुई थी उस रात 2 लोग स्कूटरी से आए थे, जिसमें एक ये मुक्ति था और एक और था जिसकी पहचान नहीं हो पाई। अब शायद बेंगलुरु पुलिस को इस केस के बारे में कुछ और जानकारी आगे मिलेगी नहीं, क्योंकि इस केस का जो मेन आरोपी था मुक्ति, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसी के थ्रू ये सारी चीज़ें सामने आ सकती थी। लेकिन बेंगलुरु पुलिस की ये गलती हो गई वहाँ पर कि अगर वो उसके गाँव पहले से ही पहुँच जाती, उसके गाँव को पहले से घेर लेती, तो शायद उसे वो पकड़ लेती। बेंगलुरु पुलिस के पहुँचने में और उसके सुसाइड करने में कुछ ही घंटों की देरी थी। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो शायद उसे ज़िंदा पकड़ लेते और सारी चीज़ें दुनिया के सामने आ जाती। लेकिन अब ये सिर्फ़ एक रहस्य बनकर रह गया। तो दोस्तों, महालक्ष्मी का मर्डर केस इस तरह से अधूरी कड़ियों में ही सिमट कर रह गया। पूरे देश के मन में और पुलिस के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल थे कि आखिर उसे इतनी बुरी मौत क्यों दी? उसे क्यों मारा? क्या कोई प्यार करने वाला इस तरह से किसी को मार सकता है? इस तरह से उसके टुकड़े कर सकता है? चलो मार देता ठीक है, लेकिन उसके इतने सारे टुकड़े किए। ये सब बातें जो है हज़म नहीं हो रही हैं कि उसे क्यों मारा और किस वजह से मारा? क्या उसने ये काम अकेले किया था या फिर उसके साथ मुक्ति के साथ एक आदमी और था?
क्योंकि रात में जब वहाँ पर ये कांड हुआ था उस वक़्त ये 2 लोग आए थे स्कूटरी से, जिसमें एक मुक्ति था और एक और था। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या उसे मारने में, उसके टुकड़े करवाने में उस आदमी का भी हाथ था? लेकिन वो आदमी अब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। और जो धारदार हथियार था जिससे उसे उसकी बॉडी को काटा गया था, वो धारदार हथियार कहाँ है? क्योंकि वो अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई थी। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे, शायद इनके जवाब अब दुनिया को और पुलिस को कभी नहीं मिल पाएँगे। तो दोस्तों, ये था इस तरह से पूरा महालक्ष्मी के केस का सच जो मैंने आज आपको बताया। अगर आपका इस केस को लेकर कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी राय हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं उसका वेट करूँगा। मैं देखता हूँ कि अक्सर आप लोग वीडियो तो पूरी देखते हो, लेकिन अपना कोई भी ओपिनियन उस केस के लिए नहीं रखते हो, ताकि मुझे पता चल सके कि और कुछ क्या होना चाहिए था इस केस के बारे में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थीं। और मैं आपको बता दूँ कि कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे पता चले कि मेरी यूट्यूब फैमिली कहाँ तक है। देश के किस-किस कोने से मुझे देख रहे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज्ञा दो अपने भाई विवेक भारद्वाज को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।